नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावाद भावम नियम के तहत नवम भाव का फलादेश कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावाद भावम नियम होता क्या है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव का अपना एक सहायक भाव होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिरूप होता है, हर भाव का अपना एक सूक्ष्म रूप होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिबिंब होता है। और हम लोगों को जब किसी भाव के बारे में गहनता से अध्ययन करना होता है तो उस भाव के साथ साथ उसके सहायक भाव को भी देखना होता है। अर्थात मुख्य भाव और उसका सहायक भाव, ये दोनों भाव की स्थिति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो भाव कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा या नहीं दे पाएगा, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। आइए और गहराई से जानते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी व्यक्ति के नवम भाव का अध्ययन करना है और हमें जानना है कि ये व्यक्ति कितना नसीबदार है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है, इस व्यक्ति को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, ये व्यक्ति यात्रा तीर्थ यात्रा कर पाएगा या नहीं, ये व्यक्ति कितना धार्मिक विद्वान ज्ञानी होगा, ये सारी बातें हमें नवम भाव से पता चलती है। अभी सबसे पहले हम नवम भाव का अध्ययन करते हैं और उसके बाद नवम भाव से नवम भाव अर्थात पंचम भाव, ये पांचवा भाव नौवा भाव का सहायक भाव है। अर्थात ये मुख्य भाव, ये सहायक भाव। तो पहले हम मुख्य भाव का अध्ययन करते हैं, फिर सहायक भाव का अध्ययन करते हैं। अगर ये दोनों स्थिति अच्छी है तो उसका फल निश्चित अच्छा मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे भावाद भावम नियम के 5 अलग अलग नियम, जिसमें से पहला नियम बता रहा है कि मुख्य भाव शुभ स्थिति में हो और उसका सहायक भाव भी शुभ स्थिति में हो तो मुख्य भाव का फल निश्चित तौर पे 100% अच्छा प्राप्त होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और सुखाधिपति चंद्र भाग्य स्थान में है। तो सुख स्थान और भाग्य स्थान ये दोनों भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान शुभ स्थिति में आ गया। अभी भाग्य स्थान से भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव से नवम भाव यानी कि पंचम भाव जो सहायक भाव है उसकी स्थिति को भी देख लेते हैं। लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में बैठा है, फिर से कहूंगा लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में बैठा है और पंचमाधिपति सूर्य लग्न में उच्च का हो रहा है। अर्थात पहले और पांचवें भाव में परिवर्तन योग बन रहा है, तो पांचवा भाव भी शुभ स्थिति में आ गया। अर्थात मुख्य भाव भी शुभ हो रहा है और उसका सहायक भाव भी बलवान हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का फल क्या होगा, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उदार, दयालु, परोपकारी और सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, होम हवन करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले बहुत ही धार्मिक और उदार व्यक्ति होते हैं। अभी हम दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नियम क्या है, सुनिए। मुख्य भाव बलवान है और उसका सहायक भाव कमजोर है तो क्या होगा, तो मुख्य भाव का करीबन 80 या 85% फल बहुत अच्छा मिलेगा और सहायक भाव कमजोर होने की वजह से 15% शुभ फल में कमी आ जाएगी। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति सूर्य भाग्य स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा है और भाग्येश मंगल भी चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान शुभ स्थिति में आ गया। अभी नवम भाव से नवम भाव अर्थात पंचम भाव
ये पंचम भाव 9वें भाव का सहायक भाव है। अभी हम इसकी स्थिति को भी देख लेते हैं कि सहायक भाव कैसा है। पंचमाधिपति गुरु 6वें भाव में नीच का होकर बैठा है और पंचम भाव के अंदर राहु नीच का है, तो निश्चित तौर पे सहायक भाव कमजोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेगा, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन धर्म और आध्यात्म के लिए जो समय निकालना चाहिए वो निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, यानी कि पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन काफी बार पिता के साथ मतभेद, खटकाव, टकराव भी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं, लेकिन उसमें काफी सारे विघ्न भी आते हैं। अभी हम तीसरे नियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा नियम क्या है, तो सुनिए। मुख्य भाव कमजोर हो रहा है और उसका सहायक भाव शुभ स्थिति में है, तो क्या होगा। अर्थात मुख्य भाव अशुभ स्थिति में है और उसका सहायक भाव शुभ स्थिति में है, तो क्या फल मिलेगा, तो सुनिए। कम से कम 15% अच्छा फल मिलेगा और 80% खराब फल मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मीन लग्न की कुंडली है और नवम भाव के अंदर आप देखिए राहु नीच का होकर बैठा है और भाग्याधिपति मंगल भी अष्टम भाव में कमजोर है। तो भाग्य स्थान के अंदर राहु का बैठना और भाग्येश अष्टम भाव में जाने से भाग्य स्थान कमजोर हो गया, नवम भाव कमजोर हो गया। अभी नवम भाव से नवम भाव यानी कि पंचम भाव, इसकी भी स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्र स्वगृही होकर बैठा है, उसके पर गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य भाव कमजोर हो गया और उसका सहायक भाव बलवान हो गया। तो ऐसी स्थिति में 15 या 20% अच्छा फल मिलेगा और 80% खराब फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ हमेशा मनमुटाव, टकराव, खिटपीट होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होने के बावजूद उसे मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास न होगा। ऐसे व्यक्ति संसार में इतने उलझ जाते हैं कि धर्म और आध्यात्म के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाते। अभी हम आते हैं आगे। चौथा नियम, मुख्य भाव भी कमजोर है और उसका सहायक भाव भी कमजोर है, तो क्या होगा। निश्चित तौर पे 100% उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर बुध नीच का होकर बैठा है और भाग्याधिपति गुरु भी नीच का है। तो भाग्य स्थान में बुध नीच का और भाग्याधिपति गुरु नीच का, तो भाग्य स्थान कमजोर हो गया। और नवम भाव से नवम भाव अर्थात पंचम भाव, तो पंचम भाव के अंदर भी आप देखिए राहु नीच का है और पंचमाधिपति मंगल भी नीच का है। तो यहाँ मुख्य भाव भी कमजोर हो गया, सहायक भाव भी कमजोर हो गया। तो निश्चित तौर पे इसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख में कमी आ जाएगी, व्यक्ति धर्म की निंदा करेगा, धर्म को ठीक से वक्त नहीं दे पाएगा, लंबी यात्राओं में बहुत विघ्न आएंगे। अभी आता है 5वां नियम। अगर मुख्य भाव का स्वामी सहायक भाव में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। दूसरा एक नियम है कि मुख्य भाव और सहायक भाव आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। तीसरा नियम, मुख्य भाव और सहायक भाव ये दोनों के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो निश्चित तौर पे राजयोग जैसा फल मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भावात् भावम नियम कैसे देखा जाता है। अगर मुख्य भाव भी बलवान हो और उसका सहायक भाव भी बलवान हो तो 100% अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसके विरोधाभास में जाते हैं कि मुख्य भाव भी कमजोर है, उसका सहायक भाव भी कमजोर है, तो 100% उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।